जेडीयू की भी पहली लिस्ट सामने आ गई है और उसमें 3 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी का टिकट कटा है, वहीं बरबीघा से सुदर्शन कुमार का टिकट कटा है, सकरा से अशोक चौधरी को टिकट नहीं मिला है, जबकि पहली लिस्ट में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की है। इसमें जो बड़ी बातें हैं, आइए कुछ उन बिंदुओं की तरफ भी आपका ध्यान दिखाएंगे। तो जेडीयू की जो ये लिस्ट आई है, इसको लेकर कुछ और डिटेलिंग इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहली लिस्ट में जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। पहली लिस्ट में जेडीयू ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। वहीं 2020 में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। पहली लिस्ट में जेडीयू ने 4 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें मधेपुरा से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, तो वहीं विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को टिकट दिया गया है। 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और जेडीयू ने 5 मंत्रियों को टिकट दिया है। 30 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, तो वहीं 26 उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया है, यानी इनको टिकट रिपीट हुआ है। खास बात यह है, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक को भी टिकट दिया गया है। अब जेडीयू की सीटें आई हैं, तो आपको बता देते हैं कि ऐसी 3 सीटें देखी थी जिसमें जेडीयू और चिराग पासवान के बीच विवाद चल रहा था, जो नीतीश कुमार की भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। इनमें सोनबरसा, मोरवा और मटिहानी सीटें शामिल थी। जेडीयू ने तीनों जगह से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सोनबरसा से रत्नेश तरा को टिकट दिया गया है, तो वहीं मोरवा से विद्यासागर निषाद और मटिहानी से राजकुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बिहार में कोई पार्टी लिस्ट जारी करे और जातीय समीकरण की बात ना हो, ऐसा कैसे भला हो सकता है? तो जो जेडीयू की भी पहली लिस्ट सामने आई है, उसमें 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है, 6 राजपूत को, 5 भूमिहार कैंडिडेट्स हैं, 3 यादव हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तस्वीर आपको हम इस जातीय समीकरण की भी आगे दिखा रहे हैं। और जानकारी के साथ इसको सीधे ग्राउंड से प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, देखिए, जेडीयू की लिस्ट का एक मोटा मोटा एनालिसिस अपने दर्शकों के सामने हमने ग्राफिक्स के जरिए रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीन पर क्या चल रहा है वो आपको मालूम है। जी प्रभाकर, अगर आपको आवाज मिल रही है, जेडीयू की पहली लिस्ट आने के बाद क्या खेमों में हलचल है? जी प्रभाकर, ओवर टू यू। जी देखिए, अगर आप जेडीयू की लिस्ट की बात करेंगे तो इन्होंने कास्ट समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों का खासा ध्यान रखा है। और जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि न केवल आपको अपने कास्ट समीकरण का, यानी जेडीयू के उम्मीदवारों के कास्ट समीकरण का आपको ध्यान रखना होगा, बल्कि भाजपा और बाकी आपके जो सहयोगी दल हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। यही कारण है कि आप देखते हैं कि जब लिस्ट बनती है उसके पहले जॉइंट मीटिंग्स होती हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अगर 5 ब्राह्मणों को टिकट हमने दिया, यानी कि जेडीयू ने दिया, तो 5 ब्राह्मणों को तो आपको भी देना होगा उसी हिसाब से, उसी प्रपोर्शन में, ताकि सभी जाति जो है उन्हें प्रतिनिधित्व मिल सके, सभी क्षेत्र जो हैं वहाँ से कैंडिडेट आ सके, और तभी एक जॉइंट मैसेज जाता है वोटरों में। तो वो एक्सरसाइज पूरी कर ली गई थी। पूरे एनडीए कैंप में हमने देखा कि नंबर्स उन्होंने 4 दिन पहले फ्रीज कर लिया था। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने डिसाइड कर दिया। आप देखिए, बीजेपी ने कैंडिडेट डिसाइड कर दिया, जेडीयू ने कैंडिडेट की घोषणा कर दिया आधिकारिक रूप से, एलजेपी ने कर दी, और बाकी इनके उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र मांझी की घोषणा हुई पड़ी है। केवल थोड़े से अभी नाराज़ हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हैं, जो दिल्ली आज गए थे, 1.5 घंटे की उनकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ। लेकिन वही आप दूसरे कैंप की बात कीजिए तो वो जो इंडिया अलायंस है या जो महागठबंधन है, वो कंफ्यूज गठबंधन टाइप से अभी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना वो नंबर्स लॉक कर पा रहे हैं, न किस पार्टी को कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रही है वो लॉक कर पा रहे हैं, और न ही ये लॉक कर पा रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट है या उम्मीदवार होंगे। उसका नतीजा क्या होगा आप देखिए। आज 15 तारीख को हम बात कर रहे हैं आपसे, 17 तारीख यानी कि परसों 2 दिन के बाद पहला फेज का नॉमिनेशन खत्म हो रहा है। यानी आप कैंडिडेट की अगर घोषणा करेंगे भी तो उन्हें केवल 2 दिन का समय मिलेगा रिस्पेक्टिव अपने कैंडिडेट, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का, वहाँ जाके नॉमिनेशन फाइल करने का। हालांकि उनके दस्तावेज पहले से रेडी होते हैं, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पूर्णिया का है या किशनगंज का है तो वो 6 घंटे 8 घंटे ट्रैवल करके जाएगा, उसके बाद जाकर नॉमिनेशन फाइल करेगा। 3 बजे तक ही नॉमिनेशन होता है। तो कुल मिला के जो कंफ्यूज गठबंधन है उसे थोड़ी अपनी स्थिति दुरुस्त करनी होगी। एनडीए में लगभग चीज़ें जो है सेटल दिख रही हैं। जी शुक्रिया प्रभाकर। मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरंजन जी, देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स को आप बड़े करीब से देखते रहे हैं, बीते कई वर्षों के चुनावों को कवर करते रहे हैं,
जिस तरह की सिर फुटअव्वल सीटों को लेकर दिखाई दी, खासकर मैं यहाँ पर उन सीटों का जिक्र करूंगी जहाँ पर जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जहाँ पर जाति आधारित फैक्टर को लेकर सीटें जो है डिवाइड की जाती हैं। ऐसे में चाहे जीतन राम मांझी की नाराजगी हो जो परिवार को ही सीटें बांट रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की जिम्मेदारी हो, इन सब के बीच सामाजिक न्याय जो अपने आप में एक बड़ी लड़ाई बिहार में रहा है, एक पॉलिटिकल फैक्टर रहा है, आज की तारीख में उसका क्या अस्तित्व बचा है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब घूम फिर कर जब आप अपने परिवार के लिए ही लड़ने लगते हैं और आपको संख्या भी 6 ही मिले, फिर आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं कि भाई साहब 6 में तो मैं 3 परिवार में ही चले जाएंगे और 3 बाहर चले जाएंगे, फिर बाकी लोग जो है मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इन छोटे दलों के साथ ये दिक्कत है। आपने जो कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी महुआ सीट को लेकर के रूठे हुए हैं, अब मुंह फुलाए हैं फूफा जी की तरह। अब दिल्ली तक गए, उनसे मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री से। मुझे उम्मीद है कि वो मामला जो है सुलझ गया होगा। अंदर की बात यह है कि या तो वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं या फिर अपने किसी संबंधी को लड़ाना चाहते हैं। उसको लेकर के वो सीट चाहते थे। वो सीट लोजपा के पास चलेगी। लोजपा की लिस्ट आई है, लेकिन लोजपा ने भी महुआ सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। तो ऐसी चीजें गठबंधन में आपको देखने को मिलेगी। जो सामाजिक न्याय है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। जब सीट बंटवारे की बात आती है तो सबसे पहला वो होता है, कर्तव्य ये होता है सब दलों का कि अधिक से अधिक सीटें हथिया लें। जी बिल्कुल, आपने जो ये पॉइंट यहाँ पर बताया, देखिए यही बड़ा सवाल है कि जिन जातियों को ये तमाम बड़े चेहरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज उस रिप्रेजेंटेशन की ज़मीन पर क्या सूरत है, राजनीति के दायरे में वो कैसे हाशिए पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, समीकरण तो अब साधने हर राजनीतिक दल को हैं, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच बिहार के मतदाता लोकप्रियता को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रभाव को, ईमानदारी को, या फिर बाहुबलियों को? क्योंकि जेडीयू की जो लिस्ट सामने आई है उसमें आज 3 बाहुबलियों के नाम हैं। जेडीयू ने जिस 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें 3 बाहुबलियों की चर्चा हो रही है। अनंत कुमार सिंह मोकामा से, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह एकमा से और अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे कुचायकोट से। अनंत सिंह ने तो पहले ही मोकामा से पर्चा भर दिया है। मंगलवार को उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। अब जरा देखिए कि मनोरंजन उर्फ धूमल सिंह कौन है। धूमल सिंह सारण जिले के एकमा से चुनाव लड़ेंगे। धूमल सिंह ने साल 2000 के दशक की शुरुआत में राजनीति में कदम रखा और कई बार विधायक रहे। पुराने चुनावी हलफनामों और मीडिया रिपोर्टों में उन पर गंभीर आरोपों का जिक्र मिलता है। साल 2020 में एकमा सीट से आरजेडी के श्रीकांत यादव विजेता रहे, जबकि जेडीयू की सीता देवी दूसरे नंबर पर थी। अब जेडीयू ने इस सीट पर धूमल सिंह को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसी तरह अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज की कुचायकोट से दोबारा मैदान में हैं। अमरेंद्र पांडे 2020 में जेडीयू के टिकट पर विजेता रहे थे और इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे बाहुबलियों को लिस्ट में शामिल किया जा रहा है तो आजकल तो कोई आइडियोलॉजी वगैरह तो है नहीं। चुनाव जीतने का ही एक मंत्र रहता है और उस आधार पर ये जो जंगल राज ये सब कहते रहते हैं, तो फिर इनके उम्मीदवारों में भी तो जंगल राज के अक्स नजर आते हैं। तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये जनता भी लेकिन एक तरह से जो जाति पाति में बटी हुई है वो भी अपने जाति के क्रिमिनल को भी अपना नेता मानती है। तो यही है, चुनाव में अब कोई आइडियोलॉजी वगैरह तो है नहीं, बस जीतना है। राजनीति में अगर लक्ष्य सिर्फ जीत है तो फॉर्मूला भी एक ही है, यहाँ सब जायज है। वैसे बिहार की सियासत जिस दिलचस्प मोड़ पर है वहाँ जनता ही तय करती है छवि चाहिए या साख।